हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू एग्जाम हब। इस वीडियो में हम MGPE के पार्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कहता है एग्जामिन सिविल सोसाइटी रेलिवेंस इन एशिया। एशिया में सिविल सोसाइटी की क्या रेलिवेंस है वो बताइए। सो व्हाट इज सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी कोई भी NGO, कोई भी कम्युनिटी ग्रुप या सोशल मूवमेंट, मीडिया, सिटीजन, सोशल मूवमेंट, मीडिया, सिटीजन्स जो किसके लिए काम कर रहे होंगे? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सो इट स्टैंड्स बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल। ये स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होंगे। ये दोनों को क्या कर रहे होंगे? जोड़ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन एशिया? एशिया में जो है सिविल सोसाइटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है? सो बहुत से एशियन कंट्रीज जो है वो कॉलोनियल रूल के अंडर रही हैं या किसी अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन मतलब जैसे जहां पे डेमोक्रेसी एब्सेंट होगी। तो सिविल सोसाइटी का वहां पे बहुत बड़ा रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल्स में, जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ले लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है एशिया में, दे वर्क टू प्रमोट व्हाट? डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की तरफ काम करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की तरफ काम करती है, और अपनी एशिया में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की तरफ सिविल सोसाइटी काम करती है। जैसे एग्जांपल है पोर पीपल पावर मूवमेंट। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? फिलीपींस में। हेल्प रिमूव द डिक्टेटर। इस मूवमेंट से क्या हुआ था? फिलीपींस में क्या था? पहले डिक्टेटरशिप थी, उस डिक्टेटरशिप को जो है खत्म किया था इस मूवमेंट ने। ओके। सो इन इंडिया सिविल सोसाइटी हैज इन्फ्लुएंस्ड लॉज, राइट? आरटीआई एक्ट बना था हमारा, वो किसकी वजह से बना था? सिविल सोसाइटी की वजह से। अब आप इंडिया में जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये आपका राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज योर राइट नाउ। देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मैनी एशियन कंट्रीज, स्टेट्स कैन नॉट रीच एवरीवन। बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे इंडिया इज एशियन कंट्री और ये बहुत बड़ी है, तो स्टेट्स तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी वजह से, किस वजह से? पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे या फिर कहीं गरीबी होगी, वहां तक स्टेट नहीं पहुंचेगी। तो वहां पे जो एक लिंक है, मैंने आपको बताया सिविल सोसाइटी जो है वो एक लिंक की तरह काम करती है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स। सो सिविल सोसाइटी जो है वो एजुकेशन में, हेल्थ में, डिजास्टर रिलीफ में, वुमेन राइट में, इस पे काम करती है, जहां पे स्टेट्स काम नहीं कर सकते। ठीक है, दे प्रोवाइड सर्विसेज। देन रेजिंग अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन। सिविल सोसाइटी जो है वो लोगों के पास जो है अवेयरनेस क्रिएट करती है, किसके रिलेटेड? सोशल इश्यूज के रिलेटेड। सोशल इश्यूज क्या हो गए? जैसे करप्शन हो गई, इन्वायरमेंट इश्यूज हो गए, जैसे पोल्यूशन हो गई, डिग्रेडेशन हो गई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गई, जेंडर इनजस्टिस, जैसे कि मैन जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना वुमेन से, या वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो गई, या ये सब चीजें। फिर उसके बाद इट मोबिलाइजेज पीपल टू टेक पीसफुल एक्शंस एंड डिमांड जस्टिस। ठीक है, ये लोगों को जो है इकट्ठा करती है कि यार आप लोगों के कुछ राइट्स हैं, आप उन राइट्स के लिए प्लीज लड़िए, बट कैसे लड़िए? पीसफुली लड़िए। ठीक है, और जस्टिस की डिमांड कीजिए। देन व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सिविल सोसाइटी कुछ भी चाहे जो वो नहीं कर सकती, उसको गवर्नमेंट से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लॉज हो गए, सेंसरशिप हो गई। ठीक है, क्योंकि सिविल सोसाइटी को काम करने के लिए पैसा चाहिए, राइट? सो फंडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिविल सोसाइटी के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है उनको कि आप ऐसे नहीं, ऐसे काम कीजिए। लैक ऑफ फ्रीडम, हर सिविल सोसाइटी को इतनी फ्रीडम नहीं होती। कंट्रीज में जो है फ्रीडम जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है उनपे। दीज आर सम ऑफ द मेजर इश्यूज इन सम एशियन कंट्रीज। सो कंक्लूजन क्या है? सिविल सोसाइटी एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती है, किसमें? प्रमोटिंग डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंट में, जस्टिस को प्रमोट करने में। बट कुछ चैलेंजेस फिर भी वहीं पे हैं। बट इन चैलेंजेस के होते हुए भी सिविल सोसाइटी जो है इंडिया में बहुत रेलिवेंट है और पावरफुल है। एशिया में बहुत रेलिवेंट और पावरफुल है, ताकि एक मॉडर्न एशिया बन सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन। दिस इज अनदर फाउंडेशन, हमने इससे पहले एक और फाउंडेशन पढ़ी है। ठीक है, अब व्हाट इज द NAPF? फाउंडेड इन 1982 बाय डेविड क्रीगर। ठीक है, इट्स एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट बेस्ड इन सांता बारबरा US,
NAPF is non-partisan and has special consultative status at UN. It is also recognized UN Peace Messenger Organization. ये जो है NAPF जो है ये किसकी कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है इसको? यूनाइटेड नेशंस में, और ये पीस मैसेंजर ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी रिकॉग्नाइज्ड है। देन इसका विजन और मिशन क्या है? इसका मिशन है एडुकेट, एडवोकेट और इंस्पायर। पहले तो लोगों को बताओ कि उनके रूल लॉज क्या है, मतलब उनके लिए जस्ट क्या है। फिर एडवोकेट करिए, मतलब उनको प्रोवाइड कीजिए चीजें, और उनको इंस्पायर कीजिए कि वो अपने जस्ट चीजों के लिए क्या कर सके, एक्शंस ले सके। पीसफुल वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दे वांटेड पीस, ठीक है। ये न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। इट इन्विजन्स टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का खत्म होना इनका विजन है, ठीक है। सो एक्टिविटीज क्या है? एजुकेशन, ऑफर्स रिसोर्सेज लाइक nuclearfiles.org, द सनफ्लावर न्यूज़लेटर, पीस लिटरेसी प्रोग्राम, पोएट्री, देन फिल्म कंटेस्ट एंड वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें ये हैं, इसके थ्रू जो है ये अपनी एजुकेशन के थ्रू लोगों तक बात पहुंचाते हैं। देन एडवोकेसी, दे वर्क्स एट UN मीटिंग्स, दे स्पोर्ट्स लॉ सूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल विद मार्शल आइलैंड्स वर्सेस न्यूक्लियर स्टेट्स, ये एक लॉ सूट है, ठीक है, जो इन्होंने किया है। लॉबीज, गवर्नमेंट्स, मोबिलाइजेज सिटीजन्स। देन इंटरनेशनल एफर्ट्स, इन्होंने को फाउंड किया है एबॉलिशन 2000, एक ग्लोबल नेटवर्क है जो स्ट्राइव करता है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स बैन, ठीक है। इन्वॉल्व इन द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि न्यूक्लियर वेपन्स को रोकना चाहिए, ऐसी ट्रीटी है, उसमें ये इन्वॉल्व है NAPF, ठीक है। और ये ट्रीटी कब फोर्स में आई थी? एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2021, ठीक है। पीस लीडरशिप, प्रमोट्स पीस लीडरशिप ट्रेनिंग, किसमें? यूथ में। जो कौन जो ये लीडरशिप की ट्रेनिंग कौन देता है? लेड बाय फॉर्मर मिलिट्री फिगर्स लाइक पॉल चापेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड आर्चीव। द फाउंडेशन आर्चीव्स जो है वो कहाँ पर है? UC सांता बारबराज लाइब्रेरी फॉर पब्लिक यूज के लिए ये वहां पे पड़े हुए हैं। आपको ये लर्न करना पड़ेगा चीजों को। गवर्नेंस एंड रीच रन बाय अ टीम ऑफ लीडर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट इवाना एंड ह्यूज सिंस 2022. It claims a global membership of over 80,000 with active program and UN engagement. In summary, NAPF plays crucial role. अगर हम देखें तो NAPF का मेन रोल क्या है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करनी है, कैसे? थ्रू एजुकेशन, लीगल एक्शन, एडवोकेसी, और कल्टीवेट करना है पीस लीडर, कैसे? बाय वर्किंग विद गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ काम करके, सिटीजन्स के साथ काम करके वर्ल्ड वाइड, और हमें एंड में क्या करना है? न्यूक्लियर थ्रेट्स को खत्म करना है। ये काम है NAPF का। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज elaborate the role of NGO in peace progress. What is the role of NGO in peace process? So first, NGOs जो है वो mediators की तरह आते हैं, ठीक है। NGOs act as neutral mediators between fighting groups. There is one fighting group A, B. So यहाँ पे कोई NGO आएगा और इन दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म कर देगा, ठीक है। कैसे? थ्रू डायलॉग और ट्रस्ट बिल्डिंग से। ओके, एग्जाम्पल है सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग, जिसने पीस टॉक्स मीडिएट की थी फिलीपींस में। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, वेट बनता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है। पीस एजुकेशन की एनजीओ का काम क्या होता है? नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, डायलॉग्स, ये सब करना, ताकि क्या हो कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो पीसफुली वो हो जाए, सॉल्व हो जाए। और वो कैसे करेंगे? थ्रू वर्कशॉप, स्कूल्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टू विक्टिम्स, एनजीओ प्री, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो एनजीओ का क्या काम होता है? वहां पे रिलीफ पहुंचाना, वहां पे ट्रॉमा केयर देना, शेल्टर्स देना विक्टिम्स को, जो वॉर या वायलेंस के विक्टिम्स होते हैं उनको। जैसे एग्जाम्पल डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, दे ऑफर मेडिकल हेल्प इन वॉर जोन। दिस इज एन एनजीओ ग्रुप जो क्या करता है? वॉर जोन जैसे सीरिया, यमन में जाके मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ एनजीओ जो हैं वो मॉनिटर करते हैं कि कुछ टेंशंस हैं, ठीक है, किसी एरिया में, और फिर वो जो है अथॉरिटीज को बताएंगे कि आपके यहाँ पे ऐसी ऐसी टेंशंस है, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। जैसे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, इट गिव्स एक्सपर्ट रिपोर्ट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये कंट्रीज में पहले ही बता देंगे कि आपके यहाँ पे जो इस एरिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है, और ये कैसे बता सकते हैं? अपने रिपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है।
ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन। अगर कहीं पे कोई वॉर हुई है, वहां पे दोबारा से पीस लाना है, वहां पे दोबारा से सोसाइटी को रीबिल्ड करना है थ्रू बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड, या फिर उनको रिकंसाइलेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वो काम कौन करता है? एनजीओ। जैसे सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड इसकी एक एग्जांपल है। फिर पॉलिसी एडवोकेसी, बहुत सारे एनजीओ जो हैं गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज को क्या करते हैं? पुश करते हैं कि आप क्या करिए, पीस एग्रीमेंट्स और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करिए। ठीक है। Amnesty International campaign globally for peaceful conflict resolution. Then comes empowering local communities. NGOs involve local people in peace efforts. NGOs क्या करते हैं कि जो लोकल लोग होते हैं उनको पीस एफर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं और उनको वॉइस देते हैं, और उनको उनका एक रोल आता है रीबिल्डिंग का। ठीक है। लोकल एंगेजमेंट लीड्स टू लॉन्ग लास्टिंग पीस। जब भी लोकल लोग वहां पे आ जाएंगे तो क्या होता है, जो पीस होगा ना वो बहुत लंबा चलेगा। इट्स ए लॉन्ग लास्टिंग पीस। ठीक है, क्योंकि लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट हो जाएगी, तो प्रॉब्लम फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रह ही नहीं जाएगा ग्राउंड लेवल पे। So, NGO plays a vital role in promoting peace by mediating, educating, helping victims, rebuilding societies. कैसे प्रमोट करता है पीस? मीडिएशन से, एजुकेशन से, विक्टिम्स की मदद करके, सोसाइटीज को दोबारा बिल्ड करके जहां पे वॉर्स हुई होती हैं, और ग्रास रूट अप्रोच जो होती है, इसकी ग्रास रूट अप्रोच मतलब लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करने वाली अप्रोच जो होती है, वो पीस को ज्यादा सस्टेनेबल बनाती है। इट मेक्स पीस मोर सस्टेनेबल, दैट इज लॉन्ग। Question number 18. Trace the origin and historical development of human rights. Human rights जो है वो उसका origin कहाँ हुआ था और वो historically कैसे develop हुए हैं। ठीक है। So सबसे पहले ancient type में क्या हुआ था? The idea of human rights can be traced back to ancient civilization. So human rights का idea जो है वो ancient civilization से आया है। इंडिया में अगर हम देखें, idea of justice, धर्मा, supported fairness and dignity, कि जो हमारा आइडिया था ना धर्मा का, जस्टिस का, जो हमारे बुद्धिज्म में लिखा गया है, जैनिज्म में लिखा गया है, जो ऋग्वेदास में वगैरह में मिले हैं, फिर उसके बाद ये सारा जो आइडियाज थे, इन्होंने सपोर्ट किसको किया है? फेयरनेस को और डिग्निटी को। पर्शिया में जो किंग साइरस जो थे, उन्होंने इशू करा था साइरस सिलेंडर। ठीक है। 1539 BCE, विच इज सीन एज द फर्स्ट ह्यूमन राइट चार्टर। पहला ह्यूमन राइट चार्टर देखा जाता है उसको। देन रिलीजियस टीचिंग, बहुत सारे रिलीजन्स थे जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, दिस स्पोक ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमंस की डिग्निटी की बात की है बहुत सारे रिलीजन्स ने, इक्वालिटी की बात की है, कंपैशन की बात की है। ठीक है। मैग्ना कार्टा 1215 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। जब कोई किंग जो है डॉक्यूमेंट पेश करता है उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। लिमिटेड द किंग्स पावर एंड गिव बेसिक राइट टू नोबेल्स। इसमें क्या होता है, किंग्स की पावर को जो है वो कम कर दिया गया था और बेसिक राइट किसको दे दिए गए थे? नोबेल्स को। सो इट इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर राइट डॉक्यूमेंट्स। इसी से जो है फिर बहुत सारे फ्यूचर में और डॉक्यूमेंट्स आए जिनमें राइट्स की बात हुई थी। ठीक है। 1215 फिर एनलाइटनमेंट एरा। 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे थिंकर जैसे जॉन लॉकी हो गए, ही टॉक्ड अबाउट नेचुरल राइट्स। ये आपके पहले एग्जाम्स में आपने ये एमपीएस 0, 3 और 4 किसी में पढ़ा होगा। ठीक है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन सब की बात की थी। दिस आइडिया इन्फ्लुएंस मॉडर्न ह्यूमन राइट्स। इनके इन आइडियाज ने जो है मॉडर्न ह्यूमन राइट्स को भी क्या किया है, आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया है। देन रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए जैसे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1789। ये जो रेवोल्यूशन थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन शॉर्टकट में, दे प्रमोटेड इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये जो रेवोल्यूशन थे ये भी किस लिए हुए थे? फॉर द डिमांड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। दे प्रमोटेड इक्वालिटी और फ्रीडम। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एंड यूडीएचआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू हो गई, यूनाइटेड नेशन ने क्या करा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया। ठीक है। और इसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया राइट फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए, और एवरीवेयर, हर जगह सभी लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। सो ह्यूमन राइट्स जो है दे डेवलप स्लोली ओवर सेंचुरीज। धीरे धीरे जो है ये सेंचुरी बाय सेंचुरी जो है ये डेवलप हुए हैं। ये ऐसे, कोई बोले कि ऐसे
ऐसे करके ये एक सेंचुरी में यहाँ थे, फिर ये यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके ह्यूमन राइट्स सेंचुरीज वाइज डेवलप हुए हैं, फ्रॉम एंशियंट वैल्यूज टू मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ एंड टुडे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब ये क्या करते हैं, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस जो है, पूरे जस्टिस और फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड ये फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने ऊपर भी पढ़ा कि ह्यूमन राइट कैसे हिस्टोरिकली आए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ह्यूमन राइट, फिर उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आप देख दोबारा से इसको पढ़ना कि ओरिजिन और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है इसकी। सो ह्यूमन राइट्स क्या है, कुछ बेसिक राइट्स हैं, बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स हैं जो हर पर्सन जो है वो अपने, जब वो पैदा होता है वो उसको होने चाहिए, दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विद, सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। क्योंकि आप ह्यूमन हो इसीलिए आपके कुछ राइट्स जो हैं वो, जब आप एज ह्यूमन फॉर्म में पैदा हो रहे हो तो वो राइट्स आपको भगवान ने दिए, वो आपके होने चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ जीना, राइट टू लिबर्टी फ्रीडम से जीना, इक्वालिटी सब इक्वली हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मन में आए वो बोल सको, रिलीजन जिसको चाहो उसको पूछ सको, एजुकेशन जितना पढ़ना चाहो पढ़ सको, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस कोई आप पे हाथ ना उठाए, और डिस्क्रिमिनेशन कोई आपको ऊंचा और नीचा ना समझे, क्योंकि देयर इज अनदर राइट कॉल्ड एज राइट टू इक्वालिटी। सो हर बंदे के पास जो है ह्यूमन राइट अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली, जितने भी लोग हैं इस धरती पे ह्यूमन राइट सबके लिए इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमंस है और ह्यूमंस होने की वजह से उनके पास वो राइट्स हैं। सो वो सब, जब सारे ह्यूमन है तो सबको इक्वल मिलने चाहिए, राइट, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, रेस, नेशनलिटी, डजेंट मैटर कि आप कौन से कास्ट के हो, आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, रेस कौन सी है, नेशनलिटी कैसी है, इट शुड नॉट मैटर, ठीक है। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय नेशनल लॉज, ये नेशनल लॉज से प्रोटेक्ट होते हैं, इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, नेशनल, कंट्री, स्टेट, ठीक है, और कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इनको जो है प्रोटेक्ट करती है, सच एज यूनिवर्सल, अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, ठीक है, पहले तो लोगों को पता होना चाहिए ह्यूमन राइट उनको किस चीज का है, क्या क्या राइट्स है उनके, एजुकेशन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर ओन राइट्स एंड द राइट ऑफ अदर, कि ये नहीं कि मेरे अपने राइट्स फॉलो करते हैं, आप दूसरे, ए पर्सन अपना राइट फॉलो कर रहा है और बी पर्सन के राइट जो है वो वायलेट कर रहा है, ये गलत बात है। उनको ये पता होना चाहिए कि ए पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट है, उसको ए पर्सन को ये भी पता होना चाहिए कि बी पर्सन के क्या राइट है जो इसको वायलेट नहीं करने हैं, ठीक है। इट एम्पावर्स देम टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, मतलब उनको ह्यूमन राइट एजुकेशन से उनको ये पता लगता है कि हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलना है और अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। देन प्रोमोट्स इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, इट टीचेस वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज जो हैं वो सिखाते हैं आपको, टॉलरेंस, जैसे अगर हिंदू और मुस्लिम्स का एक फेस्टिवल साथ में आ रहा है, अगर एक तरफ हिंदू जो है अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं पीसफुली, मुस्लिम एक तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल टॉलरेंस, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वालिटी और रिस्पेक्ट प्रमोट कर रहे हैं ऐसे बिहेवियर से, ठीक है। रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है, हेटर्ड कम हो रही है, वायलेंस जो है सोसाइटी में कम हो रही है, राइट। हम बहुत बार ऐसे क्लिप्स भी देखते हैं कि हिंदूज जो है वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, मुस्लिम्स पीसफुली अपनी नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने हिंदूज को वोट दिया ताकि वो अपनी यात्रा निकाल सके। सो दीज आर सम इंस्टेंसेस जहां पे हमें पता लगता है कि दैट्स व्हाट वी कॉल्ड टॉलरेंस, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में हेट और वायलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एजुकेटेड सिटीजंस कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डेमोक्रेसी, जितना इंसान पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही डेमोक्रेसी में पार्ट लेगा, ठीक है, उसको इतना ही होगा मैं वोट लूं, मैं अपने लीडर्स को खुद चुनूं, है ना। जब वो ऐसे करेगा, जब वो अपने लीडर्स को चुनेगा फिर वो उनको पूछेगा भी कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होगी वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करेगा, मुझे बताओ कि तुमने ये स्टेप लिया तो ये किस बेसिस पे लिया, इसका क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो वो उनसे पूछेंगे भी। सो प्रिवेंट्स ह्यूमन राइट वायलेशन, जब एक लोग जो है व्हेन पीपल नो देयर राइट तो इट बिकम्स हार्डर फॉर अथॉरिटीज टू अब्यूज पावर। तो अगर आपको पता है कि आपकी एजुकेशन का राइट है और आपको कोई भी, जब आपको खुद को पता है कि आपके एजुकेशन का राइट है तो कोई और बंदा, अदर या कोई अथॉरिटी जो है आपके एजुकेशन का राइट नहीं ले सकती है आपसे, ठीक है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती आपको आपके राइट से वंचित रखने के लिए, क्योंकि यू नो योर राइट, यू विल फाइट योर राइट, ठीक है, फॉर योर राइट। सो पीस एंड डेवलपमेंट,
ह्यूमन राइट एजुकेशन प्रमोट्स पीसफुल लिविंग, मतलब शांत लिविंग, स्पोर्ट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब पीसफुल लिविंग होगी सोसाइटी में तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी सोशली भी डेवलप करेगी और इकोनॉमिकली भी डेवलप करेगी। सो ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल को जो है ह्यूमन राइट एजुकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट, ताकि पीपल अपने राइट के बारे में जाने और एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे के साथ काम करें, ताकि वर्ल्ड में पीस और जस्टिस को मेंटेन करके रखा जा सके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, क्रिटिकली एग्जामिन एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा था, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में। सो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट क्या होता है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स अगेंस्ट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, हमने पढ़ा क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे इनइक्वालिटी होना, इनइक्वालिटी भी इसी का है। इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो व्हाट आर द की इश्यूज रेस्ड? ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द पावर ऑफ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज एंड वीकेंस लोकल बिजनेसेस। जो लोकल बिजनेस है वो कम हो गए हैं, ठीक है, वो कमजोर हो गए हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि बिग मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा आ गई हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। सो इसकी वजह से कुछ हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन हुई है, इन्वायरमेंट का डैमेज होना, स्पेशली इन पोर कंट्रीज। फिर उसके बाद रिच कंट्रीज एंड बिग कॉर्पोरेशन, उनको ज्यादा बेनिफिट होता है, जो पोअर हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस जो हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होते हैं? थ्रेटेंड होते हैं। हमने ये सब पढ़ लिए हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पढ़ा है इसके, इस मूवमेंट का, ये मूवमेंट जो है इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि इश्यूज जो है इस मूवमेंट ने ये रेज किए हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? इट हैज रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए हैं, जैसे कि अबाउट फेयरनेस, जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इट हैज यूनाइटेड वर्कर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, एनजीओज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से इन्होंने फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, इनको साथ में लाया है। इट प्रमोट्स आइडियाज लाइक फेयर ट्रेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लोकल एम्पावरमेंट, ऐसे आइडियाज को इन्होंने प्रमोट किया है। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है? कुछ क्रिटिक्स कहते हैं इनका कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दोगे तो हाउ विल यू सस्टेन? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इट इज ऑफन डिवाइडेड विद मैनी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का अपना अपना गोल है। कुछ प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक इमेज जो है वो खराब हो जाती है। सो द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चैलेंजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, और कॉर्पोरेट कंट्रोल। बट इट नीड्स, इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम्स के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन इसको क्या काम की जरूरत है अभी अपने ऊपर? यूनिटी, क्लियर विजन, पीसफुल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, टू बी ट्रूली इफेक्टिव। अगर इनको ट्रूली काम करना है और इफेक्टिव होना है तो इनको यूनाइट रहना चाहिए, इनको अपना विजन क्लियर रखना चाहिए, और इनको जो भी स्ट्रेटेजीज लानी है दैट शुड बी पीसफुल, नॉट वायलेंट। ओके,